नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष गोपाल शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। सीरीज प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं जो कि संबंधित है हमारे पेड कोर्सेज के बारे में। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इन कॉलिंग नंबर्स पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड कोर्सेज संघ लोक सेवा आयोग एवं सभी राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिन्हें ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी के स्तर को और अधिक बेहतर बना सकते हैं एवं अपनी तैयारी में और अधिक गुणवत्ता ला करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसे प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। इसका ज्वाइन करने के लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है, ये एकदम निःशुल्क है। इसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद सर्च ऑप्शन में जा करके @study for civil services के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिएगा और ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके इस ग्रुप के मेंबर बन जाइएगा। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जितने भी हमारे फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री इनिशिएटिव्स हैं, जितने भी हमारे फ्री वीडियोज़ हैं और जितने भी हमारे यहाँ से जो कार्यक्रम संचालित होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उन सभी की अपडेटेड एवं लेटेस्ट जानकारी आपको यहाँ प्राप्त होती रहेगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। उसका सब्सक्रिप्शन एकदम निःशुल्क है और उस पर जितने भी वीडियोस थे वो हमेशा से फ्री हैं और हमेशा फ्री रहेंगे। ऐसा प्रतिबद्धता जो है वो छात्रों के प्रति स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की है, तो वो हमेशा निःशुल्क रहेंगे वीडियोस आपको वहाँ पर, और उसका सब्सक्रिप्शन भी एकदम निःशुल्क है। तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबाएं तो उसमें ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली प्राप्त होते रहेंगे। इसके अलावा इसे अवश्य शेयर जरूर कीजिए। आप किसी भी अपने एक फ्रेंड को शेयर कीजिए, किसी ग्रुप में शेयर कीजिए। इसे शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये जो पहल है, हमारा ये जो फ्री इनिशिएटिव जो संचालित होते हैं वो छात्रों के हित में उपयोगी साबित हो सकें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारी सीरीज़ की ओर। हमारी सीरीज़ आप सभी को पता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों के ऊपर संचालित की जा रही है। इसी क्रम में 2017 और 2018 के प्रश्न पत्र हमने कंप्लीट कर लिए थे और 2016 की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों, 2016 का प्रथम प्रश्न पत्र कंप्लीट हो गया था और आज हम लोग 2016 की मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। इसका खंड आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें भारत की संवैधानिक एवं राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 2017 लिखा हुआ है, ये 2016 इसको करना है आपको। तो 2016 की मुख्य परीक्षा का ये खंड आ है द्वितीय प्रश्न पत्र का। चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है हमारे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें 3 अंकों का प्रश्न रहता है और प्रत्येक प्रश्न में आपको 1 या 2 पंक्तियों में उत्तर देना होता है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के उन प्रमुख लक्षणों को बताइए जो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण लक्षण ग्रहण किए गए हैं, तो उनको एक एक करके हमको बताना है कौन कौन से लक्षण लिए गए हैं। 3 अंकों का प्रश्न है तो कम से कम 3 प्रमुख लक्षण तो हमको बताना ही है। तो देखते हैं इसका उत्तर कैसे देंगे। यूएसए के संविधान से लिए गए लक्षण निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों, हम सभी को पता है भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो बात की गई है, जो स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है भारतीय संविधान में, वो भी कहाँ से लिया है हम लोगों ने, यूएसए के संविधान से ग्रहण किया है। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जो जुडिशियल रिव्यू है या न्यायिक समीक्षा भी इसको कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है जो न्यायपालिका को प्राप्त है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय को जो प्राप्त है, तो वो कहाँ से लिया गया है, वो आपके अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद, ये हम सभी को पता है उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना। दोस्तों, ये उसी के अंतर्गत आ जाएगा जो न्यायाधीशों की स्वतंत्रता जो सुनिश्चित की जाती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो उसमें जो न्यायाधीश होते हैं वो निष्पक्ष होकर के और निडर होकर के क्या कर सकें, कार्य कर सकें, तो इसीलिए उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। ठीक है, तो उनको पद से हटाने की जो रीति होती है, नियुक्ति की जो रीति होती है, उनके वेतन भत्ते, सेवा की शर्तें आदि कौन निर्धारित करता है, तो ये सब चीज़ें क्या करती है, उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती हैं। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, ठीक है, हम सभी को पता है कि कितनी मतलब कठिन प्रोसेस है भारत में, और अभी तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया इसको कहा जाता है, इन शॉर्ट, जो 1968 का अधिनियम बनाया गया है, ठीक है, तो वो अभी तक कभी भी इस प्रकार से किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सका है।
ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, आर्टिकल 61 जिसको हम बोलते हैं, अनुच्छेद 61 के तहत संविधान में जो महाभियोग की प्रक्रिया वर्णित है, जिसके तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाकर उसको पद से हटाया जा सकता है, तो वो भी किसके द्वारा लिया गया है? अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया एक लक्षण है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उन करों के नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए तथा संग्रहित किए जाते हैं और भारत में केंद्र तथा राज्यों में वितरित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात कौन से टैक्स बताना है? वो टैक्स बताना है जो लगाए किसके द्वारा जा रहे हैं? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, लगाए गए हैं मतलब जिनका अधिरोपण या आरोपित किसके द्वारा होते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा। संग्रहण भी केंद्र सरकार के द्वारा होता है, लेकिन उनका वितरण जो होता है वो भारत में केंद्र तथा राज्यों में के मध्य जो है वो वितरण किया जाता है। तो उन करों के केवल नाम बताना है हम लोगों को, तो एक एक करके हम नाम बताएंगे यहाँ पर। देखिए दोस्तों, इसका उत्तर देंगे, निम्नलिखित कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए व संग्रहित किए जाते हैं तथा केंद्र व राज्यों के मध्य वितरित किए जाते हैं। जैसे कि पहला हो गया आपका उत्पाद शुल्क, ठीक है, जो उत्पाद शुल्क होता है वो। दूसरा हो गया आपका सीमा शुल्क, जो बॉर्डर टैक्स होता है, ठीक है, सीमा शुल्क जो लगाया जाता है। इसके अलावा निगम कर, जो कॉर्पोरेट टैक्स इसको बोला जाता है, ठीक है, तो निगम कर इसको कहा जाता है, ये हो गया आपका। इसके अलावा आयकर, जो कृषि आय से भिन्न जो आय होती है वो उस पर जो आयकर लगता है वो। तो ये 80वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया था? ऐड किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसके द्वारा लगाई जाती हैं? केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाएंगे। उनका संग्रहण भी केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन इनका वितरण केंद्र एवं राज्यों के मध्य किया जाता है। इस प्रकार अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में दो बुनियादी अंतर बताना है। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं डीपीएसपी, और आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो एफआरएस और डीपीएसपी के बीच में दो बुनियादी अंतर हमको बताना है। तो दो बुनियादी अंतर तो कई सारे हैं, दो पूछे गए हैं, तो दो महत्वपूर्ण अंतर हम यहाँ पर बताएंगे। तो कौन कौन से हैं देखते हैं दोस्तों। दो बुनियादी अंतर निम्नलिखित हैं। ठीक है, सबसे पहले ऐसा आप एक चार्ट बना लें छोटा सा, वहाँ पर ठीक रहेगा आपको एग्जाम में। पहला आपका हो गया मौलिक अधिकार, हम सभी को पता है वाद योग्य होते हैं, अर्थात ये न्यायोचित हैं या फिर वाद योग्य हैं, अर्थात इनके प्रवर्तन के लिए, इनको लागू कराने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं, न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं। ठीक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार क्या है? राज्य के प्रति एक दावा है। यदि राज्य इनको लागू नहीं करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं और न्यायपालिका के द्वारा उनको लागू करवा सकते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्यों के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, वो कैसे हैं? गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। उनको लागू करवाने के लिए या उनके प्रवर्तन के लिए हम लोग न्यायपालिका की शरण में नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों का लक्ष्य क्या है, तो मौलिक अधिकारों का लक्ष्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, अब राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कैसे है? क्योंकि देखिए किसी भी देश में जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो उसकी स्थापना के लिए नागरिकों को काफ़ी सारी स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, समानताएं होती हैं, मतलब कई प्रकार के नागरिकों के जो अधिकार होते हैं, जो मूलभूत अधिकार कहलाते हैं, वो उनको दिए जाते हैं। तब जाकर के क्या होता है? नागरिक जो होता है वो अपना सर्वांगीण चहुमुखी या बहुआयामी विकास क्या है? कर पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार राजनीतिक जो लोकतंत्र है उसकी स्थापना किसके द्वारा होती है? मौलिक अधिकारों के द्वारा होती है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, तो ये दो जो बुनियादी अंतर पूछे गए थे, दो बुनियादी अंतर हम लोगों ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में दूरस्थ अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या प्रावधान है? ठीक है, अब देखिए इसमें स्वास्थ्य जो सुविधाएं, हेल्थ फैसिलिटीज या हेल्थ सर्विसेज की बात की जा रही है। कहाँ पर? एकदम रिमोट एरियाज में, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में। ठीक है, मतलब ऐसे रिमोट एरिया जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर हेल्थ जो सर्विसेज हैं उनके बारे में हमको बताना है। तो क्या प्रावधान हैं उनके बारे में हम एक एक करके बताएंगे। देखिए सबसे पहले हो गया आपका निम्नलिखित प्रावधान है, इसका उत्तर देंगे निम्नलिखित प्रावधान है। पहला है आपका पंचधारा योजना। अब पंचधारा योजना हम सभी को पता है आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए संचालित की जा रही है। इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना हम सभी को पता है कि रिमोट एरियाज में जो दूरस्थ जो मतलब ऐसे आदिवासी या जनजाति या जाति अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र हैं, वहाँ पर जननी सुरक्षा योजना क्या है? प्रसूति सहायता उपलब्ध कराती है, अर्थात जो गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनको गर्भावस्था के दौरान क्या है लेबर पेन यदि होने लगता है तो उनको संस्थागत प्रसव जो है वो संभव हो सके। ठीक है, जो चिकित्सकीय सहायता है वो प्राप्त हो सके। तो रिमोट एरियाज तक क्या होते हैं? वाहन जो होते हैं, इनको जननी सुरक्षा वाहन बोला जाता है। ठीक है, इसके तहत वो वाहन वहाँ तक जाते हैं रिमोट एरियाज में गर्भवती महिला को। ठीक है, जो चिकित्सा संस्थाएं होती हैं यहाँ पर, जो अस्पताल होते हैं या प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, वहाँ तक उनको पहुँचाने का ये कार्य करते हैं ताकि सुरक्षित
जो प्रसव है वो हो सके। इसके अलावा ममता अभियान हम सभी को पता है गर्भवती महिलाओं के लिए चलाया गया है, ठीक है, ताकि इसके तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको संपूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की एक फ्लैगशिप योजना इसको कहा जाता है और ये काफ़ी फेमस भी रही है और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको काफ़ी सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना जो कन्या जो जन्म है, जो बालिकाओं का जो जन्म होता है उसके प्रति समाज में एक सकारात्मक मनोवृत्ति के विकास के लिए लाडली लक्ष्मी योजना जो है उसका संचालन किया गया है, ठीक है। इसके तहत जो बालिका का जन्म होता है, ठीक है, किसी भी परिवार में, तो उस बालिका के नाम पर कुछ जो बचत पत्र होते हैं, ठीक है, बॉन्ड होते हैं जिनको बचत पत्र कहा जाता है, सिक्योरिटी बॉन्ड, वो सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, बैंकों में जमा कर दिए जाते हैं, ठीक। और वो एक निश्चित आयु सीमा के बाद, ठीक है, वो बचत पत्र जो होते हैं, ठीक है, तो वो जो कुल जो रकम होती है वो एक मुश्त रकम जो है वो उस बालिका की शिक्षा के लिए, उसकी शादी के लिए जो है वो प्रदान की जाती है समय समय पर। इसके बाद अगला है दीनदयाल मोबाइल हेल्थ क्लिनिक। तो ये रिमोट एरियाज में क्या ये है मोबाइल क्लिनिक है जो कि क्या करते हैं, दूर दराज के एरियो में जा कर के वहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट शक्तिमान जो है आप सभी को पता होगा ये कुपोषण के खिलाफ है और मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो जनजाति बाहुल क्षेत्र है वहाँ पर कुपोषण की समस्या काफ़ी अधिक पाई जाती है, ठीक है। विशेषकर यदि हम देखें तो उत्तरी क्षेत्र में शहरी जो जनजाति है, तो अक्सर आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि वहाँ पर कुपोषण को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है वो समस्याएं वहाँ पर विद्यमान है बच्चों में और महिलाओं में। लालिमा अभियान, ये महिलाओं में एनीमिया की जो रोकथाम होती है उसके लिए लालिमा अभियान जो है वो संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, ठीक है, तो ये जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो मतलब दूरस्थ जो क्षेत्रों के जो लोग हैं उनके लिए दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना संचालित की जा रही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संविधान में सामाजिक न्याय से संबंधित किन्हीं 3 प्रावधानों को अनुच्छेदों और भागों के साथ लिखिए। तो हम सभी को पता है सोशल जस्टिस की यदि हम बात करें, सामाजिक न्याय की स्थापना की बात करें, तो हम सभी के जहन में एक मतलब जो भाग आता है, भाग 4 आता है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे संबंधित है। वो क्या करते हैं, वो सामाजिक आर्थिक न्याय या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं। तो उन्हीं में से कुछ 3 प्रावधान पूछे हैं, तो 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के साथ उनके प्रावधान हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संविधान में सामाजिक न्याय से संबंधित 3 प्रावधान निम्नलिखित हैं। देखिए पहला हम लोग देखेंगे भाग 3 में। भाग 3 की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 15 के खंड 3 में महिला व बालकों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, ठीक है। हम सभी को पता है भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है हमारे, उनमें अनुच्छेद 15 के तहत क्या किया गया है, कुछ आधारों पर जो विभेद का प्रतिषेध किया गया है, जैसे कि जन्म हो गया, लिंग हो गया, ठीक है, जन्म स्थान हो गया आपका, ठीक है, जाति हो गया, नस्ल हो गया, जो वंश जिसको बोलते हैं, तो मतलब इन कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, ठीक है। लेकिन महिलाओं व बालकों के लिए ये क्या है, अपवाद हैं, इनके लिए सरकार क्या कर सकती है, कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है, अर्थात सामाजिक न्याय की स्थापना का कोशिश यहाँ पर की गई है। इसके अलावा यदि हम बात करें भाग 3 की, तो भाग 3 व अनुच्छेद 16(4) में पिछड़े हुए नागरिकों के वर्ग को राज्य सेवाओं में आरक्षण की बात की गई है, ठीक है। अर्थात जो पिछड़े वर्ग हैं, एसटी हो गया, आपका एससी हो गया, ठीक है, जो मतलब जो एकदम बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत जो आते हैं, ठीक है, तो उन जिनका राज्य की सेवाओं में या केंद्र की सेवाओं में कैसा उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए क्या किया गया है, आरक्षण की व्यवस्था जो है वो सरकारी नौकरियों में की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 39 का व भाग 4 की यदि हम बात करें तो इसमें भी समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। अनुच्छेद के साथ पूछा है तो हमने अनुच्छेद के साथ बताया, लेकिन भाग 3 में भी कुछ प्रावधान है और भाग 4 की यदि हम बात करें तो उसमें काफ़ी सारे प्रावधान है जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, चुनाव के दिन राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता क्या होती है, ठीक है। तो जिस दिन इलेक्शन होता है, अर्थात जिस दिन वोट डाले जाते हैं, मतदान का दिन जो होता है, उस दिन राजनीतिक जो दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके लिए आदर्श आचार संहिता क्या होती है, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है, आइडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके बारे में पूछा जा रहा है। उस दिन क्या क्या वे नहीं कर सकते और क्या क्या वे कर सकते हैं, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो चुनाव के दिन राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता निम्नलिखित होती है। सबसे पहले क्या होगा, निर्वाचन अधिकारियों का सहयोग करेंगे। जो राजनीतिक दल होते हैं उनके जो कार्यकर्ता होंगे या उनके जो प्रतिनिधि होते हैं जो मतदान केंद्रों पर होते हैं, वो क्या करेंगे, जो निर्वाचन अधिकारी होंगे उनका क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। इसके अलावा
अधिकृत कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र देंगे। आप सभी को पता होगा जब चुनाव होता है तो वहाँ पर प्रत्येक राजनीतिक दल के कुछ प्रतिनिधि होते हैं जो अंदर यहाँ पर वोटिंग होती है तो उसके बाहर वो वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर होता है, ठीक है। तो जो अधिकृत कार्यकर्ता होंगे, ठीक है, जो ऑथोराइज्ड जो उनके क्या होंगे, वर्कर होंगे, उनको क्या करेंगे, वो आइडेंटिटी कार्ड प्रदान करना है, उनको पहचान पत्र देना है। इसके अलावा मतदान पर्ची का वितरण जिस पर उम्मीदवार से संबंधित कोई सूचना ना हो। हम सभी को पता है जब हम वोट डालने जाते हैं तो बाहर टेबल कुर्सी लगा करके वो क्या करते हैं, वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं और उनके पास क्या रहता है, मतदान मतलब जो आप एक तो पूरी सूची रहती है, मतदाता सूची, इसके अलावा मतदान पर्ची वो आपको प्रदान करते हैं, लेकिन उस पर उम्मीदवार से संबंधित कोई सूचना नहीं होती है, ठीक है, तो उसका वितरण वो करते हैं। इसके अलावा निर्वाचन स्थल पर अनावश्यक भीड़ का जमाव नहीं होने देना, यह भी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है कि वो निर्वाचन स्थल पर किसी प्रकार से अनावश्यक भीड़ जमा ना होने दें। इसके अलावा अपने शिविर पर किसी प्रकार का पोस्टर, झंडा, खाद्य पदार्थ आदि का वितरण नहीं होने देंगे, अर्थात उनके राजनीतिक दल से संबंधित किसी प्रकार की कोई पहचान जो है वो वहाँ पर नहीं दी जाएगी किसी भी मतदाता को। इसके अलावा किसी प्रकार का प्रलोभन जो होता है, जैसे खाद्य पदार्थ आदि वितरण किए जाते हैं, तो वो भी वितरण नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि राजनीतिक दलों को चुनाव वाले दिन जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो किस प्रकार का होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीति कटौती प्रस्ताव क्या है। तो नीति कटौती प्रस्ताव क्या होता है ये हम सभी को पता है। नीति कटौती प्रस्ताव क्या होता है, जो किसी मांग की जो नीति होती है, ठीक है, तो उसके प्रति जब जो विपक्ष होता है वो विरोध प्रकट करता है तो उसके लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। अब ये क्या होता है ये हमको बताना है, तो इसका उत्तर हम लोग देंगे। यह प्रस्ताव किसी मांग की नीति के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए लाया जाता है। इस प्रस्ताव में मांग की राशि को 1 रुपये करने, जो कुल जो मांग की राशि है उस प्रस्ताव में उसको 1 रुपया करने को कहा जाता है। इसके अलावा जो सदस्य होते हैं जो विरोध कर रहे हैं वो कोई वैकल्पिक नीति भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये होता है नीति कटौती प्रस्ताव। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से आप क्या समझते हैं। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आप क्या समझते हैं स्वयं सहायता समूहों से। तो इसका उत्तर हम लोग देंगे, मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से तात्पर्य, मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह से तात्पर्य ऐसे गैर सरकारी संगठनों से है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आर्थिक उत्थान हेतु मदद करते हैं, और प्रमुख रूप से कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में। यदि हम बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुपों की तो प्रमुखतः ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में इनकी भूमिका जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परमादेश क्या है। परमादेश हम सभी को पता है एक प्रकार की रिट है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। तो इसके आलोक में इसका उत्तर देंगे, परमादेश क्या है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय व अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों द्वारा लोक सेवकों को उनके पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों को नकारने पर तथा उन्हें क्रियान्वित करने हेतु जारी एक प्रकार की रिट है। ठीक है, तो परमादेश से तात्पर्य क्या है कि किसी लोक सेवक के द्वारा यदि उसके जो पद से जुड़े हुए दायित्व या कर्तव्य हैं वो उन्हें किसी भी कारणवश नकारता है, जानबूझकर या फिर मतलब अज्ञानतावश भी, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट जारी करके उससे कारण पूछ सकती है कि आपने क्यों अपने जो दायित्व हैं या कर्तव्य उनको नकारा है। ठीक है, यदि उचित वो कारण बताते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बताते हैं तो फिर जो कोर्ट है, न्यायपालिका है, वो उनको उनके कर्तव्यों को या दायित्वों को जारी रखने के लिए क्या कर सकती है, या उनको मतलब क्रियान्वित करने के लिए एक रिट जारी करती है, वो परमादेश कहलाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सरकारी प्रशासन में चूक का नियम प्रणाली क्या है। ठीक है, चूक का नियम प्रणाली सरकारी प्रशासन में पूछा गया है, क्या है, इसका उत्तर हम लोग देंगे। तो सरकारी प्रशासन में चूक का नियम से आशय है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों में प्रस्तावित विधेयक उनके विघटित होने पर समाप्त माने जाएंगे। ठीक है, तो इसको चूक का नियम कहा जाता है। इन शॉर्ट यदि इसको ऐसे समझा जाए कि जो विधेयक जो होते हैं जो लोकसभा में या फिर संसद की बात करें, लोकसभा या राज्यसभा में या राज्य विधानमंडलों की बात करें, तो वहाँ पर जो प्रस्तावित हैं और इसी बीच क्या होता है, मान लीजिए लोकसभा भंग हो जाती है या फिर विधानसभा भंग हो जाती है, अर्थात उनके विघटित होने पर उनका क्या होगा, विधेयकों का, तो वो विधेयक कैसे माने जाएंगे, समाप्त माने जाते हैं। वही नियम क्या कहलाता है, चूक का नियम कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा,
अगला प्रश्न है, किन आधारों पर किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल घोषित किया जाता है? अर्थात किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी घोषित करने के आधार क्या हैं, तो वो हमको यहाँ पर बताना है। तो एक एक करके हम लोग बताएंगे दोस्तों कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए क्या क्या जो न्यूनतम योग्यताएं वो धारण करनी होंगी। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे निम्नलिखित आधार हैं, मतलब जो आधार हैं वो कैसे हैं, निम्नलिखित हैं। पहला आधार क्या है, यदि वह दल लोकसभा अथवा विधानसभा में आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का कितना 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होगी आपकी कि वह दल क्या करेगा, लोकसभा अथवा किसी विधानसभा में जो आम चुनाव होते हैं उनमें 4 अथवा अधिक राज्यों में, अर्थात राज्य कम से कम 4, उससे अधिक भी हो सकते हैं, उनमें वैध मतों का कितना 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ ही उसको क्या करना है, किसी राज्य या राज्यों से, एक राज्य हो गया या फिर कई सारे राज्य हो गए, उनमें लोकसभा में के जो चुनाव होंगे उनमें कम से कम 4 सीटें प्राप्त करने चाहिए। अर्थात किसी एक राज्य से भी 4 सीटें प्राप्त कर सकता है लोकसभा की, या फिर कई सारे राज्यों में भी 4 अलग अलग राज्यों में भी 4 लोकसभा सीटें प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये हो गई। यदि वो ये कंडीशन पूरी करता है तो वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के योग्य हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है, यदि वह दल लोकसभा में 2% स्थानों पर जीतता है तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने गए हों। तो हम सभी को पता है लोकसभा में 2% स्थानों का तात्पर्य क्या होगा कि जो लोकसभा की कुल सीटें हैं 545, यदि हम 2 इसमें से माइनस कर दें जो एंग्लो इंडियन वाली हैं, वर्तमान संख्या की बात की जा रही है, तो भी यदि हम बात करें तो कम से कम 11 सीटें जो है वो निकल करके आती हैं। तो कितना 2% स्थानों की बात की जा रही है, तो 2% स्थान जो है वो लोकसभा में जीतता है और ये 2% स्थान कितने राज्यों में, 3 अलग अलग राज्यों से चुने गए हों। जो प्रतिनिधि चुन करके आएंगे 2% वो 3 अलग अलग राज्यों से चुने गए हों, तभी वो क्या होगा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के योग्य हो पाएगा। इसके अलावा यदि वह दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, और लास्ट कंडीशन क्या है कि यदि वह दल कम से कम कितने 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में उसको मान्यता क्या हो, प्राप्त हो, तो वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है वो बनाया जा सकता है। अब इसकी घोषणा कौन करेगा, तो हम सभी को पता है इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इसकी घोषणा जो है वो उसके द्वारा की जाती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? तो हम सभी को पता है लोक लेखा समिति जो होती है वो उसका प्रमुख कार्य क्या है कि कैग की जो रिपोर्टें होती हैं उनकी जांच करता है। ठीक है, भारत सरकार के जितने भी जो लेखा होते हैं, जो आय व्यय से संबंधित जो लेखा होते हैं, ठीक है, उनकी जांच इसके द्वारा की जाती है, लोक लेखा समिति। और हम सभी को पता है कि लोक लेखा समिति जो है वो उसी के द्वारा ही कई सारे बड़े जो घोटाले हैं कैग की रिपोर्ट के आधार पर, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, कोयला जो ब्लॉक है उनकी आवंटन में जो नीलामी का जो घोटाला है वो हो गया, तो वो बड़े बड़े घोटाले, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये सब इन्हीं की रिपोर्ट पर जो है वो लोक लेखा समिति ने कैग की रिपोर्ट पर क्या किया, जांच की और फिर क्या किया, उन घोटालों को उजागर किया। तो इसका कई सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, तो देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। ठीक है, तो इनके प्रमुख कार्य क्या है, निम्नलिखित हैं। पहला कार्य हम सभी को पता है, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना। हम सभी को पता है जो कैग है भारत का, कैग का एक प्रमुख जो कर्तव्य है वो है कि अपना वार्षिक जो रिपोर्टें होती हैं लेखाओं की वो किसको, संसद के समक्ष जो है प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो जो रिपोर्ट कैग के द्वारा दी जाती हैं पार्लियामेंट को, उनकी जांच जो है वो लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारत सरकार के व्यय संबंधी लेखाओं की जांच जो है वो इसके द्वारा की जाती है। जो भारत सरकार के व्यय संबंधी, मतलब जो खर्च से संबंधित जितने भी लेखा होते हैं, अकाउंट होते हैं, उनकी जांच इसके द्वारा की जाती है। इसके अलावा वित्तीय मामलों में अपव्यय, अकुशलता व भ्रष्टाचार की जांच भी लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। ठीक है, लोक लेखा अर्थात जो पब्लिक फंड होता है, जनता का जो पैसा है, सार्वजनिक जो धन है, ठीक है, तो वो सही जगह उपयोग हो रहा है, मित व्ययता के साथ हो रहा है, कुशलता के साथ उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन सभी की जांच जो है वो किसके द्वारा, लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। दोस्तों इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, जो लघुत्तरीय प्रश्न इनको कहा जाता है, जिनका उत्तर हमको लगभग 100 शब्दों में देना होता है। ठीक है, और ये प्रश्न क्रमांक 2 रहता है आपका। इसके तहत आपको कुल 10 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, तो इसी प्रकार इनका उत्तर देंगे हम लोग। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का वर्णन कीजिए तथा इसका प्रयोग कैसे होता है। तो भारतीय राष्ट्रपति को कई प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। मुख्य रूप से देखें तो 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हम लोगों को पता है जो भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है उनके बारे में पूछा गया है, तो एक एक करके हम लोग बताएंगे। इसका उत्तर हम लोग देंगे। भाई सबसे पहले वीटो शक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति क्यों दी गई है, तो यहीं से हम इसका उत्तर प्रारंभ करेंगे
कि संसद को जल्दबाजी और सही ढंग से विचारित न किए गए विधान व असंवैधानिक विधान बनाने से रोकने के लिए भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 वीटो शक्तियां संसद द्वारा प्रदान की गई हैं। हम सभी को पता है कि कई बार संसद जो होता है वो कई बार ऐसी मतलब परिस्थितियां उपस्थित हो जाती हैं कि जल्दबाजी में और बिना विचारे उनको कई सारे विधेयक जो होते हैं, विधान जो होते हैं वो बनाने होते हैं। कई बार सत्ता जो पक्ष होता है वो अपना मनमाना मतलब अपनी बातें मनवाने के लिए असंवैधानिक तरीके के विधान भी बनाते हैं। कई सरकारें ऐसी आई हैं। तो उन सभी को रोकने के लिए अर्थात संसद को जल्दबाजी और सही ढंग से विचारित ना किए गए विधान व असंवैधानिक विधान बनाने से रोकने के लिए भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। जो कितनी हैं? 3 हैं। अब वो 3 कौन कौन सी हैं देखते हैं हम लोग। पहला हो गया आपको आत्यांतिक वीटो, जो आत्यांतिक वीटो इसको कहा जाता है। दूसरा हो गया आपका निलंबनकारी वीटो और तीसरा हो गया आपका पॉकेट वीटो। अब ये क्या है एक एक करके इनके बारे में हम लोग देखेंगे बहुत शॉर्ट में। आत्यांतिक वीटो, अब आत्यांतिक वीटो हम सभी को पता है क्या होती है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास क्या कर लेते हैं? सुरक्षित रख लेते हैं। इस प्रकार उस विधेयक पर कोई निर्णय नहीं हो पाता है और कालांतर में विधेयक अपने आप क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसको आत्यांतिक वीटो कहा जाता है। ठीक, तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। इस प्रकार वह विधेयक स्वतः समाप्त हो जाता है। इसका प्रयोग जो है वो अभी तक कैसे होता है? जैसे कि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पर इसका प्रयोग किया जाता है। सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे और नया मंत्रिमंडल क्या करे? सहमति ना देने की सलाह दे, तब क्या कर सकता है राष्ट्रपति? इसका प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं तो 1954 में पैप्सू जो विधेयक था, PEPSU विधेयक जो है वो लाया गया था सरकार के द्वारा। तो उस पर जो है वो निर्णय मतलब इस प्रकार का आत्यांतिक जो वीटो है उसका प्रयोग जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। इसके बाद अगला है निलंबनकारी वीटो। अब देखिए निलंबनकारी वीटो जो है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है? जो पुनर्विचार की जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास, कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास दोबारा भेज सकता है, वही निलंबनकारी वीटो कहलाता है। अब निलंबनकारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको सस्पेंडेड वीटो या निलंबनकारी वीटो इसलिए कहते हैं क्योंकि फिर संसद क्या करता है? पुनर्विचार के लिए भेजे गए विधेयक को या तो राष्ट्रपति ने संशोधन दिए उनको मानते हुए या बिना संशोधन को मानते हुए पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजता है। तो राष्ट्रपति क्या होगा? सहमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार राष्ट्रपति के मतलब पुनर्विचार वाली जो पावर है उसको क्या कर देते हैं? वो सस्पेंड कर देते हैं और राष्ट्रपति के पास दोबारा भेज देते हैं। तो ये वीटो मतलब सस्पेंडेड वीटो क्यों कहते हैं? कि वीटो पावर तो है लेकिन वो संसद क्या कर सकती है? दोबारा पारित करके उसको सस्पेंड कर देती है, इसीलिए इसको सस्पेंडेड वीटो या निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करते हैं? संसद द्वारा पारित किसी विधेयक जिसमें धन विधेयक नहीं होगा, धन विधेयक के ऊपर ये नहीं लागू होता, को पुनर्विचार हेतु भेजते हैं और संसद द्वारा पुनः किसी संशोधन या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास वापस भेजने पर राष्ट्रपति क्या हो जाते हैं? सहमति देने के लिए बाध्य हैं। यह क्या कहलाता है? हमारा निलंबनकारी वीटो कहलाता है। इसके बाद पॉकेट वीटो की बात करते हैं। तो पॉकेट वीटो के अंतर्गत क्या आता है आपका? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कोई निर्णय लेते ही नहीं है, ना तो वो हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं और उसको वापस भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और लंबे समय तक क्या करते हैं? उसमें देरी कर देते हैं उस विधेयक में, तो वो पॉकेट वीटो कहलाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति ना तो विधेयक पर सहमति देता है, ना ही अस्वीकृत करता है और ना ही लौटाता है, परंतु अनिश्चित काल के लिए क्या कर देते हैं? उस विधेयक को लंबित कर देते हैं। इसका उदाहरण है 1986 में डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में इसका प्रयोग जो है वो किया गया था। उपरोक्त के अलावा राज्य विधायिका के संबंध में राज्यपाल द्वारा जो विधेयक राष्ट्रपति के पास अनुमति हेतु भेजा जाता है तो उन्हें राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। ठीक है, अर्थात हम सभी को पता है राज्यपाल के पास एक अतिरिक्त पावर होती है जो विधानमंडल से पारित विधेयक होते हैं उनके संदर्भ में, कि वो राष्ट्रपति की क्या कर सकते हैं? मतलब अनुमति के लिए उसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो जब वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और साथ ही पुनर्विचार के पश्चात राष्ट्रपति के पास जब दोबारा विधानमंडल भेजेगा तो राष्ट्रपति तब भी अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, संसद द्वारा पारित विधेयक जो है वहाँ निलंबनकारी वीटो होता है, लेकिन राज्य विधानमंडल का कोई विधेयक यदि राष्ट्रपति की सहमति के लिए है तो उसमें निलंबनकारी वीटो जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ वीटो शक्तियाँ हैं जो भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिक सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों तथा उसके महत्व की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। नागरिक सेवकों अर्थात जो लोक सेवक होते हैं तो उनको संवैधानिक सुरक्षा जो प्राप्त है उसके बारे में हमको बताना है, उनका क्या महत्व है, उनकी व्याख्या यहाँ पर करना है। दोस्तों हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि संसदीय शासन व्यवस्था की लोकतांत्रिक प्रणाली में
जो संसदीय शासन व्यवस्था जो भारत में अपनाई गई है, ठीक है, उसमें लोकतांत्रिक प्रणाली में नीति निर्माण का कार्य राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात जो सरकारें होती हैं उसके द्वारा किया जाता है, व उनके क्रियान्वयन का कार्य प्रशासनिक कार्यपालिका अर्थात जो नौकरशाह होते हैं, लोक सेवक होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। इसीलिए प्रशासनिक कार्यपालिका अर्थात लोक सेवकों को क्या कहा जाता है, उनको लोक सेवकों को राजनीतिक व व्यक्तिगत किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त रखने तथा स्वतंत्रता पूर्वक अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। अब ये संवैधानिक सुरक्षा किन अनुच्छेदों के तहत, उन अनुच्छेदों का उल्लेख करना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम बताएंगे अनुच्छेद 309। अनुच्छेद 309 के अंतर्गत संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती व सेवा की शर्तें किसके द्वारा, संघ के लिए राष्ट्रपति व राज्यों के लिए राज्यपाल के द्वारा क्या किए जाएंगी, विनिर्धारित या विनियमित की जाती हैं। दूसरा हो गया आपका प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत। अब प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी की नियुक्ति की जाती है तो वो किसकी, मतलब नियुक्ति की यदि हम बात करें, मान लीजिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जा रही है, ठीक है, तो उसको हटाएगा भी कौन, राष्ट्रपति, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण किया जा रहा है, जैसे राज्यपाल के संदर्भ में हम कहते हैं। तो ऐसे ही लोक सेवकों के संदर्भ में है अनुच्छेद 310 के तहत संघ व राज्य सेवाओं के व्यक्ति क्रमशः राष्ट्रपति व राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद क्या करते हैं, धारण करते हैं। अर्थात जो संघ के जो कर्मचारी होते हैं, जैसे कि आपके अखिल भारतीय सेवाएं हो गई या फिर यूपीएससी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होता है, तो जो मतलब लोक सेवक होते हैं वो क्या करते हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जबकि राज्य की जो सेवाएं होती हैं उनमें राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण किया जाता है। अर्थात नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा, और हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा जाएगा। इधर राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होगी राज्यों में और हटाया भी राज्यपाल के द्वारा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 311 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 311 के अधीन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, जो प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय है उसके सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित सुरक्षा प्राप्त है। क्या, कौन सी सुरक्षा प्राप्त है भाई, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा, ठीक है। अर्थात जिस अधिकारी के द्वारा नियुक्ति की गई है उन्हीं के द्वारा क्या किया जाएगा, उस पद से हटाया जाएगा, ठीक। अर्थात मान लीजिए कोई कलेक्टर है, जिला कलेक्टर है, और उनके ऊपर हम सभी को पता है कमिश्नर जो होगा नगर निगम, वो उससे हायर पद होता है, ठीक है, संभाग स्तर पर, तो उनके द्वारा वो नहीं हटाया जा सकता। अर्थात हटाया किसके द्वारा जाएगा, जिनके द्वारा नियुक्ति हुई है, ठीक है, उन्हीं के द्वारा पदच्युत किया जाएगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में हम लोग देखते हैं कि आपका इमीडिएट बॉस जो होता है वो आपको क्या कर सकता है, हटा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा। इसके अलावा पद से पदच्युत करने या हटाने से पहले, अर्थात पद से हटाने मतलब पदच्युत करने से या हटाने से पहले उसे उस पर लगे आरोपों के संबंध में युक्त सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा। मान लीजिए उस पर कोई आरोप लगाया गया और उसे हटाया जा रहा है पद से, तो उसे अपना पक्ष रखने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार लोक सेवकों को अपने कर्तव्यों के निर्भीक एवं स्वतंत्रता पूर्वक निर्वहन के लिए उपरोक्त यथोचित संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। इस प्रकार हम हमारे आंसर को क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को स्पष्ट कीजिए। जो हमारे भारतीय संविधान में 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसको हमको क्या करना है, स्पष्ट करना है, उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो उसके बारे में हम लोग बताएंगे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 1976 में हुआ था। तो 1976 को लघु संविधान के रूप में भी संबोधित किया जाता है। अब इसको लघु संविधान क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, काफ़ी व्यापक जो वो संशोधन किए गए थे। इसके द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया। जो स्वर्ण सिंह समिति जो है हम लोग पढ़ते हैं, जो मौलिक कर्तव्य, ठीक है, इन्हीं की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए हैं भारतीय संविधान में। उन्होंने कई सारी सिफारिशें की थी, उनको लागू किया गया तथा यह भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन करने वाला संशोधन है। अर्थात भारत के संविधान में अभी तक की यदि बात की जाए तो इतने व्यापक संशोधन कभी नहीं हुए जितने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुए थे। तो इसके तहत जो प्रमुख प्रावधान थे वो निम्नलिखित हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रस्तावना में संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें काफ़ी ज़्यादा संशोधन किए गए, ठीक है। उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं एकता व अखंडता जैसे शब्द जो हैं वो जोड़े गए थे। इसके अलावा मूल अधिकारों की यदि बात की जाए तो 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की सर्वोच्चता स्थापित की गई थी, ठीक है। इसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 39 खा व गा को अनुच्छेद 14, 19 व 31 पर प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद अनुच्छेद 74 में संशोधन कर राष्ट्रपति को क्या किया गया, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने हेतु बाध्य किया गया। आर्टिकल 74 में, ठीक है, क्या किया गया, राष्ट्रपति को, पहले राष्ट्रपति जो था 42वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें संशोधन करके
राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। इसके बाद भाग 4 में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया, ठीक है। वह अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भारतीय संविधान में जोड़े गए। इसके अलावा अनुच्छेद जो 368 के तहत संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको न्यायिक पुनरावलोकन से क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया या परे कर दिया गया। अर्थात यदि संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत वर्णित प्रक्रिया के द्वारा किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो वो न्यायिक पुनरावलोकन के योग्य नहीं होगा। इसके अलावा लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल में 1-1 वर्ष का क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दी गई, ठीक है। तो 5 वर्ष वर्तमान में इसको 6-6 वर्ष कर दिया गया था। बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वापस इसको 5 वर्ष जो है वो स्थापित किया गया। फिर अनुच्छेद 39 का के तहत हम सभी को पता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया भाग 4 में। फिर न्यायिक समीक्षा व रिट न्याय क्षेत्र में न्यायालय की शक्ति में क्या किया गया, कमी की गई, ठीक। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो विभिन्न प्रावधान है वो भी संविधान में जोड़े गए, ठीक है। तो इसके बाद यदि हम बात करें तो उपरोक्त के साथ राष्ट्रीय आपदा, आपातकाल व सैन्य बल तथा संवर्ती सूची जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी संशोधित किया गया था, ठीक है। संवर्ती सूची के कुछ विषय थे वो संघ सूची में, ठीक है, ले लिए गए थे। तो इस प्रकार इनकी जो संख्या थी विषयों की उनमें भी परिवर्तन किया गया। तो काफ़ी व्यापक एवं विशाल, ठीक है, स्तर पर परिवर्तन जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वो है भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको लघु संविधान कहा जाता है। बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो जनता दल सरकार थी उसने काफ़ी सारे परिवर्तन बाद में इसमें कर दिए थे, ठीक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विधान परिषद से आप क्या समझते हैं। जो विधानमंडल होते हैं, राज्य विधानमंडल, तो जहाँ पर हम लोग देखते हैं भारत की यदि हम बात करें तो भारत में जो विधानमंडल है वो उनमें एक रूपता नहीं पाई जाती है। राज्यों की यदि बात करें तो राज्य विधानमंडलों में एक रूपता नहीं पाई जाती है, ठीक है। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय जो विधानमंडलीय व्यवस्था है, ठीक है, या एक सदनीय व्यवस्था है वो पाई जाती है, ठीक है। कुछ राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात जहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी विद्यमान है, जिनकी संख्या लगभग 6 से 7 है। और जो विधानसभा वाले राज्य हैं जहाँ पर एक सदनीय व्यवस्था पाई जाती है तो उनकी संख्या ज़्यादा है। तो ये विधान परिषद के बारे में पूछ रहे हैं, जो जहाँ पर क्या है दूसरा जो सदन है जिसको राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है, जैसे कि राज्यसभा केंद्र में है संसद में, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में विधान परिषद उच्च सदन कहा जाता है, इसको अपर हाउस कहते हैं। तो वो क्या होता है और इसका संगठन क्या होता है और इसकी उपयोगिता क्या है, इसको स्पष्ट करना। तो दोस्तों इसी के आलोक में इसका उत्तर देंगे। भारत में राज्य विधानमंडलों के गठन में एक रूपता नहीं है। अधिकांश राज्यों में एक सदनीय व कुछ राज्यों में द्विसदनीय अर्थात विधानसभा व विधान परिषद की व्यवस्था है। यह राज्य विधायिका का उच्च सदन है। जो विधान परिषद होता है वो राज्य विधायिका का क्या उच्च सदन माना जाता है, अपर हाउस इसको कहा जाता है। वर्तमान में ये 6 राज्यों में विधान परिषद स्थापित है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद स्थापित है, ठीक। अब इसका गठन कैसे होता है, तो इसके गठन की जब हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में संसद को किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 169 में संसद को क्या किया गया है, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन सृजन कर सकता है या उसका उत्साधन अर्थात समाप्त करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 171 की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है, जिसके तहत विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की कितना 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए व किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए कुल मतलब इसका तात्पर्य ये हुआ कि मध्य प्रदेश जो विधानसभा है उसकी सदस्य संख्या है 230, तो इसका 1/3 जो है वो हो सकते हैं अधिकतम। और ठीक है, तो 1/3 यदि हम बात करें तो किस प्रकार हो जाएगा, 70-71 के करीब जो है वो मेंबर यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें किसकी न्यूनतम संख्या की, तो न्यूनतम संख्या कितनी होगी आपकी 40 से कम नहीं होने चाहिए। कुछ अपवाद भी हैं कुछ जगह पर, ठीक है। अब देखिए इसके सदस्य जो है वो निम्नलिखित रूप से चुने जाते हैं। अब चुनाव कहाँ से होता है तो वो देखते हैं। सबसे पहले 1/3 सदस्य कहाँ से चुने जाएंगे, स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं होती हैं, ठीक है, जो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्थाएं होती हैं, पंचायतें हो गई, नगर पालिकाएं हो गई, ठीक है। तो मतलब नगरीय और शहरी जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं उनके द्वारा 1/3 सदस्य चुनकर भेजे जाते हैं। 1/12 सदस्य कम से कम 3 वर्ष से स्नातक, अर्थात ऐसे ग्रेजुएट लोग जो कितने 3 वर्ष हो चुके हैं जिनको स्नातक किए हुए
वो चुन करके भेजते हैं, उनमें से चुन करके भेजे जाएंगे और कम से कम 3 वर्ष से 1/12 कहाँ से, कम 3 वर्ष से माध्यमिक पाठशालाओं में शिक्षण कार्य में जो संलग्न है, ठीक है, तो उनमें से चुने जाएंगे 1/12 सदस्य। और इसके अलावा 1/3 सदस्य कहाँ से चुने जाएंगे, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होंगे, ठीक है। 1/3 सदस्य जो राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। और 1/6 सदस्य जो होंगे वो आपके राज्यपाल क्या करेंगे, 5 क्षेत्रों से क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। जैसे कि राज्यसभा में हम सभी को पता है 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उसी प्रकार विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा व सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से कितने, मतलब 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्य विधान परिषद में। इस प्रकार इसका संगठन होता है, ठीक है। इसके अलावा विधान परिषद में अनुच्छेद 182 के तहत, आर्टिकल 182 के तहत विधान परिषद में सभापति व उपसभापति का उपबंध किया गया है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में राज्य विधायिका के अंग के रूप में, किसके, राज्य विधायिका के अंग के रूप में विधान परिषद की व्यवस्था की गई है, जो कि विधानसभा द्वारा जल्दबाजी, त्रुटिपूर्ण, असावधानी और अनुचित विधानों के पुनरीक्षण और जांच आदि में उपयोगी भूमिका निभाती है। इस प्रकार हमारा आंसर हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों की समस्याओं और उनके सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। जो भारत के उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट हैं, तो उनकी समस्याओं की बात की जा रही है और उनके सुरक्षा संबंधी जो मुद्दे हैं उन पर संक्षेप में क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र अत्यधिक, हम सभी को पता है नॉर्थ ईस्ट कैसा है, काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है भौगोलिक रूप से। तो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र अत्यधिक दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ भौगोलिक, सांस्कृतिक, निर्जातीय, भाषाई तथा धार्मिक विविधता जो है वो पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर कई सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। और साथ ही यह क्षेत्र कैसा है, यह क्षेत्र कई देशों की सीमाओं से भी घिरा हुआ है, जैसे कि चीन, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों की साथ सीमा क्या करता है, साझा करता है, जिसके कारण भी कई चुनौतियां इस क्षेत्र के समक्ष विद्यमान है। अब प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं, निम्नलिखित हैं। पहली समस्या हम लोग देखेंगे स्वायत्तता की मांग, ठीक है। स्वायत्तता की मांग जहाँ पर हम लोग देखते हैं कई सारे राज्यों में जो है वो ऑटोनॉमी चाहते हैं, यहाँ के राज्य, ठीक है, फ्रीडम चाहते हैं। तो वो क्यों चाहते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि नागालैंड हो गया, आपका बोडोलैंड हो गया, मिजो फ्रंट मिजोरम में हो गया, त्रिपुरा, मणिपुर आदि राज्यों में कई ऐसे उग्रवादी व नक्सली जो माओवादी संगठन है वो विद्यमान हैं, जो क्या चाहते हैं, वहाँ पर अपने आप को भारत से अलग मानते हैं, निर्जातीय आधार पर, कल्चर के आधार पर, और भारत से अलग होना चाहते हैं। स्वायत्तता की मांग जो है वहाँ पर की जा रही है। इसके बाद दूसरी प्रमुख समस्या है यहाँ पर विदेशी घुसपैठ, जो क्योंकि कई जो राष्ट्र हैं उनके साथ सीमा जो है वो इन राज्यों की साझा होती है। तो यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि कई जो विदेशी जो नागरिक हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर घुसपैठ करते हैं। जैसे कि बांग्लादेश शरणार्थी की समस्या एक प्रमुख देन है, चकमा शरणार्थी, रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार में अभी काफ़ी प्रचलित है, आदि की बढ़ती जनसंख्या से स्थानीय लोगों के अस्तित्व पर संकट व धार्मिक व निर्जातीय हिंसा यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पर आफ्स्पा का विरोध किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माओवादी, उग्रवादी संगठन विद्यमान है, अलगाववादी आंदोलन यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पर क्या किया गया, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कई राज्यों में यहाँ पर लागू है, जिसको धीरे धीरे अभी खत्म भी किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, ठीक। तो आफ्स्पा का विरोध यहाँ पर काफ़ी व्यापक होता है। इरोम शर्मिला का नाम काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने सुना है, ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद के कारण भी ये क्षेत्र कैसे हैं, कई सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। इसके अलावा भौगोलिक विषमता, ये हम ऊपर देख चुके हैं। भौगोलिक विषमता एक प्रमुख कारण है। अत्यधिक दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्र तथा कई नदियों के कारण हमेशा भूस्खलन, बाढ़ जैसी समस्याओं से ग्रस्त रहता है, ठीक। ब्रह्मपुत्र हम सभी को पता है यहाँ से बहने वाली प्रमुख नदी है। इसके अलावा आधारभूत अवसंरचनाओं जैसे सड़क, रेल, पुल आदि का निम्न विकास, क्योंकि भौगोलिक जो स्थिति है वो काफ़ी दुर्गम है, इसीलिए क्या है यहाँ पर जो आधारभूत अवसंरचना है उनका विकास जो है वो काफ़ी धीमी गति से यहाँ पर हो पाया है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी मुश्किलें जो हैं वो आती हैं। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित समस्याएं आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, राष्ट्र की एकता व अखंडता व भारत की आंतरिक शांति व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के समक्ष चुनौती के रूप में विद्यमान हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने दिया कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं या नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं हमारे, उनके समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या समस्याएँ हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर हमने चर्चा की। चलिए दोस्तों, तो इसके साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है इस वीडियो में समाप्त होता है, खंड आ का। अगले वीडियो में हम खंड आ के जो अगले जो 100 शब्दों वाले जो प्रश्न हैं और जो 300 शब्दों वाले जो प्रश्न हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।